नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नितिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक दोनों एक ही होते हैं, तो दोनों हम एक में ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक्स। यहाँ पे भी लिख देता हूँ भाई, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। ठीक, दोनों एक ही बात है। अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था भाई, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कराया था मैंने, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का जनन होता है। यानी कि कुछ जो गुरु बीजाणु होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं और कुछ क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब देखिए डायग्राम से हम समझेंगे, अगर हम डायग्राम से इस को हम समझे कि याद करने का तरीका क्या रहेगा। अब देखिए, एक जो हमारे पास गुरु बीजाणु है, ये क्या होता है, हमारे पास क्रियाशील होता है या एक्टिव होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि 3 जो हमारे ये भी बीजाणु है, ये भी अगुणित है, लेकिन ये क्या होता है, तीनों के तीनों डीजनरेटिव होते हैं। डीजनरेटिव मेगास्पोर, ठीक है। और ये क्या होता है, जनरेटिव मेगास्पोर। तो परिवर्धन के दौरान ये क्या होता है, ये डीजनरेट होते हैं, ये अक्रियाशील हो जाते हैं या धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब हम करेंगे धीरे धीरे समाप्ति कैसे होंगे। परिवर्धन के दौरान ही ये क्या होते हैं, तीनों के तीनों जो हमारे पास ये मेगास्पोर हैं भाई, ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अब आगे का जो प्रोसेस है, जो हमारे पास एक्टिव जो मेगास्पोर है या क्रियाशील जो मेगास्पोर है, आगे की प्रक्रिया इसमें होती है। अब देखिए, ये हमारे पास क्या बचा है, केवल एक मेगास्पोर बचा है, क्रियाशील बचा है, क्योंकि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। फीमेल गैमेटोफाइट की ये प्रारंभिक अवस्था होती है, क्रियाशील जो हमारे पास गुरु बीजाणु है। अब इस गुरु बीजाणु में क्या होता है भाई, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और इस दौरान क्या होता है, एक बड़ी सेल्स का निर्माण हो जाता है और 1 से 2 केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्योंकि आपको बताया है कि प्रत्येक सेल्स के अंदर अपना एक केंद्रक होता है, तो इस स्पोर के अंदर भी अपना एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, एक समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और एक केंद्रक से 2 संतति केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं समझ आ गया हो यहां तक। अब क्या होता है, इसके आगे की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, अब ये जो 2 संतति केंद्रक का निर्माण हुआ है समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, अब ये दोनों केंद्रक इन ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। 2 पोल हो गए हैं इसके, एक ये ऊपर का और एक ये नीचे का। अब ये आगे का डायग्राम क्या बनेगा, मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों केंद्रक हैं, ये दोनों केंद्रक ध्रुवों की तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं और बीच में कुछ वैक्यूल्स का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब मैंने भ्रूणपोष का डायग्राम बनाया था, तो उसमें कुछ फूड वैक्यूल्स और रिक्तिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो हमारे पास संतति जो केंद्रक आए हैं, इन दोनों में से यानी कि एक केंद्रक तो इसमें क्या होता है भाई, चलाजा की ओर प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, माइक्रोपाइल की तरफ क्या होता है, माइक्रोपाइल की तरफ उपस्थित होता है। यानी कि जो हमारे बीजांड में 2 एंड होते हैं, एक चलाजा एंड और एक माइक्रोपाइल एंड। अगर हम ये इसका बेस माने तो इधर हमारा निभागा चलाजा एंड होता है और ये इसका बीजांड द्वार होता है। ठीक है, तो एक केंद्रक चलाजा की ओर और एक केंद्रक माइक्रोपाइल की एंड। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों में
एक बार फिर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में आपको पता है कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम क्या बनेगा भैया, आगे कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। इधर भी दो सेल्स का निर्माण होता है और इधर भी, और इधर बीच में क्या होता है, कुछ वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ वैक्यूल्स होती हैं विद्यार्थियों। तो क्या था कि देखिए यहां पर भी क्या हुआ, समसूत्री कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दो बनी यानी कि दो से चार बनी। अब इसके बाद फिर इन दोनों में समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, जिस दौरान ऊपर भी चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ भी चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। यानी कि इनमें से चार कोशिकाएं चलाज़ एंड की तरफ और चार कोशिकाएं माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या हो जाती हैं, का निर्माण हो जाता है। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस है हमारा इसमें। अब देखिए इनमें से जो एक कोशिकाएं यानी कि जो चार बनी है, इन चार में से एक जो सेल्स है वो केंद्रक की ओर, इसके सेंटर की ओर, यानी कि एक कोशिका निभागा ओर से और एक कोशिका माइक्रोपाइल एंड से इसके सेंटर की ओर बढ़ना प्रारंभ करती है। क्या करती हैं, बढ़ना प्रारंभ करती हैं। तो इसका आगे का डायग्राम क्या बनेगा देखेंगे आप। एक कोशिका इधर और एक कोशिका इधर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या होते हैं हमारे पास, ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक, अब मैंने आपको बताया था अगर मैं ये इसका बेस मानूं तो ये जो कोशिकाएं होती है तीन क्या होती है, एंटीपोडल सेल, और इनमें दो में से क्या होती है, सिनर्जिड सेल, एक क्या होती है भाई, एग सेल। ठीक है, अब देखिए जो दो कोशिकाएं ये केंद्र की तरफ अग्रसर हैं, इन दोनों केंद्रक में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के दौरान क्या होता है भाई, एक संरचना का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक। ये क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या होती है हमारे पास, एंटीपोडल सेल। ये क्या होते हैं हमारे पास, एग सेल। और कुछ यहां पर बीच में कुछ रिक्तिकाओं का भी निर्माण क्या हो जाता है, और इस फूल में क्या कुछ साइटोप्लाज्म भरा रहता है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं भाई, मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्रियाशील जो मेगास्पोर होता है, आगे का प्रोसेस उसमें होता है, क्योंकि मेगास्पोर यानी कि क्रियाशील मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रारंभिक कोशिका होती है। धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जो तीन अन्य जो हमारे पास गुरु बीजाणु हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उस जनरेटिव क्रियाशील मेगास्पोर में क्या होता है भाई, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे एक से दो संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और ये दो संतति केंद्रक ध्रुव की तरफ क्या हो जाते हैं भाई, चले जाते हैं। यानी कि एक केंद्रक चला एंड की तरफ और एक केंद्रक माइक्रोपाइल की एंड। अब क्या होता है कि इन दोनों जो ध्रुव और वसी जो हमारे पास संतति केंद्रक हैं उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे एक से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर दो से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार कोशिकाएं तो होती है चलाज़ा एंड की साइड, और चार कोशिकाएं होती हैं हमारी माइक्रोपाइल एंड की। अब इन चार कोशिकाओं में से एक एक जो सेल्स है वो केंद्र की ओर क्या हो जाए, जाना प्रारंभ कर देती है, जिससे इनमें दोनों जो हमारे पास ध्रुवीय जो केंद्रक हैं इनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन से किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल और नीचे सिनर्जिड सेल। यानी कि ये जो दो कोशिकाएं हैं इनको क्या बोलते हैं भाई, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये डेवलपमेंट एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है। अगर हम अलग से डायग्राम बनाए कि मैच्योर भ्रूण कोश में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई जो हमारे पास मैच्योर भ्रूण कोश है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अब ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं भाई, एंटीपोडल सेल,
ये क्या होता है हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दो क्या होती हैं भाई, सिनर्जिड सेल। और ये क्या होती है, एग सेल। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसकी स्पेशली ये होती है कि परागकण में क्या होता है कि दो नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं। परागकण में क्या होता है, अगर हम छोटा सा डायग्राम बनाए परागकण का, कि डायग्राम कैसा बनेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि परागकण में क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्साइन। इसको क्या बोलते हैं हम भाई, एक्साइन। ये क्या होते हैं हमारे पास, इंटाइन। और यहीं से ही क्या होता है, इंटाइन से एक पराग नली निकलती है जिसमें दो क्या होता है, नर युग्मक होते हैं। ठीक है। अब जब ये परागकणिया या पराग नली क्या होती है, उसे भ्रूण कोश के अंदर एंटर करती है, तो जो दो नर युग्मक होते हैं उनमें से एक नर युग्मक तो फ्यूजन करता है इस एग सेल से, फ्यूजन करता है इस एग सेल से, जिससे किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और एक नर युग्मक फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और भ्रूण पोष ही वह स्ट्रक्चर होती है, वो संरचना होती है जिससे एम्ब्रियो को पोषण प्रदान होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास की मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो क्रियाशील जो हमारे पास मेगास्पोर आया है या अक्रियाशील डीजनरेटिव मेगास्पोर है, आगे का प्रोसेस उसमें ही होता है। क्योंकि जो हमारा डीजनरेटिव मेगास्पोर है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास जनरेटिव मेगास्पोर है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, आगे का प्रोसेस इसमें होता है। देखिए दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, एक केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है। क्योंकि आपको पता है समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जब दो संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है तो ये केंद्रक जो होते हैं दोनों ध्रुव की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं और बीच में कुछ वक्यूल्स बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने बनाए नहीं, मैं बना देता हूँ। यहाँ पर कुछ वक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ रिक्तिकाएं भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास दोनों केंद्रक आए हैं, यानी कि एक चला जाए एंड की तरफ और एक माइक्रोपाइल की एंड, इनमें दोनों में क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन है, दोबारा फिर एक से दो बनते हैं, इधर भी और इधर भी। फिर इनमें फिर दोबारा समसूत्री कोशिका माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्रिया के दौरान चार कोशिकाएं ऊपर, चार कोशिकाएं नीचे, यानी कि चार कोशिकाएं चला जाए एंड की तरफ और चार कोशिकाएं माइक्रोपाइल की एंड। अब इनमें क्या होता है, इन चारों में से एकक जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो सेंटर की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे फ्यूजन के दौरान सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और ये हमारे पास एक मैच्योर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं भाई, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स, एग सेल। ठीक है, अब देखिए सिनर्जिड सेल और एग सेल के समुच्चय को क्या बोलते हैं भाई, एग एपरेटस बोलते हैं, यानी कि एग समुच्चय इनको बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड में भी कि जो हमारे पास एग समुच्चय है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो सहायक कोशिका भी होती है सिनर्जिड सेल, और एक एग सेल भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि एग सेल्स में का काम क्या होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस का काम क्या होता है। जब परागकण या पराग नली एंटर करती है भ्रूण कोश के अंदर, तो एक नर युग्मक तो फ्यूजन करता है एग सेल के साथ और एक फ्यूजन करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो नर युग्मक इससे फ्यूजन करेगा उससे किसका निर्माण होता है भाई, भ्रूणपोष का। और जो नर युग्मक एग सेल से फ्यूजन करता है उससे किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, नमस्कार प्यारे विद्यार्थी।